बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हाउ टू फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच हमारे पास क्या होगी, उसके इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डिस्कस किए थे और उनको फाइंड करने का तरीका और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के स्टेप्स को डिस्कस किया था। सो इसमें हम उन्हीं स्टेप्स के बेस पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल 1 इज आपके पास एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो वो आपके पास क्या है, 2 डिग्री है। मतलब ये हम फाइंड नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 3 4 और 4 - 2 आपके पास 2 डिग्री आ जाएगा। ये इसके एक्स पेन पे यूडीएल लगा हुआ है। अगर हम इसको नेम दे दें ABC, तो BC स्पेन पे यूडीएल लगा हुआ है आप 1.5 के पर फीट एंड AB स्पेन के मिड पे आपके पास 20 किप का पॉइंट लोड लगा हुआ है। सो स्टेप 1 विल बी, हमने जो स्टेप डिस्कस किए थे लास्ट में, आपके पास स्टेप 1 क्या था कि BDS मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को बनाना है। तो उसके लिए आपके पास पहला स्टेप क्या था कि आपने स्टैटिकली डिटर्मिनेसी निकालनी है। 2 डिग्री है तो हमने दो रिएक्शन को हमने रिडंडेंट एक्शन चूज करना है। सो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसको AR1 चूज कर दें एंड इसको AR2 चूज कर दें। आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आपके पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको AR1 कह दें, इसको AR2 कह दें एंड थर्ड ऑप्शन विल बी इसको AR1 कह दें एंड इसको AR2 कह दें। सो ये आपके पास इन तीनों में से कोई भी आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें या कोई भी अननोन सेलेक्ट करें, आपके पास आंसर सेम आएंगे या सेम स्ट्रक्चर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। आपके पास ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करेंगे, ये आपके अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रक्चर को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपली स्पॉटेड को इजीली एनालाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैंटिलीवर, तो आपको ये चूज करना चाहिए। और इसके अलावा इस केस में आपके पास सेटलमेंट नहीं है। अगर आपके पास सेटलमेंट हुई तो फिर आपने उन स्पॉट्स को प्रेफर करना है जो कि आपके पास सेटल डाउन हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पॉट B और स्पॉट C सेटल डाउन हो रहा है तो मेरे पास फिर ये वाला ऑप्शन निगलेक्ट हो जाता है। इसमें भी आप कर सकते हैं लेकिन फिर आपके पास थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा या इसको एनालाइज करना विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हमारे पास सेटलमेंट के केस में तो आपके पास कंफर्म हो गया, आपने B और C को AR1 और AR2 चूज करने, लेकिन सेटलमेंट नहीं है तो हम फिर भी इसी के साथ जाते हैं, कैंटिलीवर को ही चूज करते हैं, इसको हम AR1 और AR2 कहेंगे। सो स्टेप 1 स्टैटिकली इंडिटर्मिनेसी की डिग्री AR1 AR2 और देन उसके बाद बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि आपके पास ये वाला आपके पास बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इस पर ना आपने एक्चुअल लोड लगाना है, ना AR1 और AR2, ना आपने वो वाले स्पॉट्स लगाने हैं। तो ये आपके पास बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और देन फर्स्ट स्टेप जो आपके पास एंड होता है वो आपके पास DRS मैट्रिक्स पे एंड होता है। DRS आपके पास क्या था, सेटलमेंट। सो आपके पास ना स्पॉट B सेटल हुआ है ना स्पॉट C सेटल हुआ है, तो डेट विल बी इक्वल टू 0 0। नाउ आपके पास स्टेप 2 आपके पास क्या है, आपने एनालाइज करना है। स्टेप 2 हमारे पास क्या था, एनालाइज। सो एनालाइज में आपने क्या करना था, M की इक्वेशन लिखनी थी, M1 की इक्वेशन लिखनी थी और M2 की इक्वेशन लिखनी थी। M की इक्वेशन क्या है, जब आपने एक्चुअल लोड अप्लाई की हो। सो बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आपके पास बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या था, ये आपके पास बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पे जब हम एक्चुअल लोड लगाते हैं तो उस वक्त जो आपके पास इक्वेशन बनती है वो आपके पास क्या है, मूवमेंट की इक्वेशन है। सो मैं चूज़ करता हूँ इसको अपना रेफरेंस लेता हूँ, आप इस तरफ से रेफरेंस लें या उस तरफ से रेफरेंस लें, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये 3 सेक्शन आपको प्रोवाइड करने होंगे, डेट विल बी 1 2 एंड 3। पॉइंट लोड के लेफ्ट और राइट पे लेते हैं और UDL या UVL के मिड में आपने एक सेक्शन लेना होता है। तो आपके पास इसको एक सेक्शन इधर ले लेते हैं, एक सेक्शन इधर ले लेते हैं और एक सेक्शन इधर ले लेते हैं। तीनों के तीनों को मैं राइट से लेता हूँ, या आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से लें या राइट से लें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एंड में रिजल्ट सेम आएंगे। सो अगर मैं मूवमेंट के इक्वेशंस की बात करूं तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज बना रहा है तो -1.5x फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, x/2। तो इसको आप लिख सकते हैं -0.75x स्क्वायर और इसकी लिमिट्स आपके पास क्या हो जाएगी 0 to 20। हम साथ साथ क्या करेंगे, टेबल को फिल करेंगे। आपके पास आप पहले इक्वेशन निकालते हैं या टेबल को साथ साथ फिल करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम टेबल को साथ साथ फिल करें। सो टेबल हमारे पास ये आ गया, हमने मेंबर लिखना है। सबसे पहले हम मेंबर की बात कर रहे हैं, द मेंबर इज BC और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबका सेम है। ये फ्रेम के केस में यूजुअली अलग होता है, लेकिन अपने टेबल का जो है ये फॉर्मेट्स याद रखना है, ये आपके पास फ्रेम में भी काम आएगा अगर आपने ये वाला बीच में रखा हो। तो मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में I लिख देता हूँ, या यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हैं कि ये सेम रहेगा। सो मेंबर आपने लिया है BC, ओरिजिन आपने क्या लिया है, आपने मूवमेंट की इक्वेशन को किस तरफ से देखना स्टार्ट की, C से, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 20 एंड व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज -0.75x स्क्वायर। नाउ आपके पास इसकी बारी आ गई सेकंड वन। तो सेकंड वन के लिए आपके पास ये सारे का सारा लोड एज अ पॉइंट लोड एक्ट करेगा। तो डेट विल बी
1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 20 फीट है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये आपके पास आ गया 30, 10 फीट इधर एंड 10 फीट इधर। सो डेट विल बी इक्वल टू -30, माइनस इसलिए कि आपके पास राइट से ले रहे हैं और राइट से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो राइट से क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव होते हैं। सो -30 टाइम x - 10, ये आपके पास टोटल x आ गया, ये वाला डिस्टेंस x - 10 आ गया। तो मूवमेंट के लिए ये वाला डिस्टेंस होगा, सॉरी आपके पास ये वाला डिस्टेंस 10 है, फोर्स यहाँ पे लग रही है, और आपके पास ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा x - 10, क्योंकि लेफ्ट पे आपके पास 10 है, तो -30 इंटू x - 10। और इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट आपने याद रखना है। अब आपने यहाँ से ये नहीं कहना कि ये वाला सेक्शन जो है वो 0 से लेकर 30 तक एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 10 फीट है इस पॉइंट तक, और इधर भी आपके पास 10 फीट। ये वाला सेक्शन जहाँ से यूडीएल खत्म होता है, ये वाला सेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है और पॉइंट लोड पर जाके खत्म होता है। तो लिमिट आपके पास क्या होगी, 20 से स्टार्ट होगी और 30 पे जाके खत्म होगी। सो यही हम साथ में पुट कर लेते हैं। द मेंबर इज ए बी आप इसको कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, ओरिजिन इज अगेन सी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 30 एंड द इक्वेशन इज -30 इंटू x - 10। ये आपके पास साथ साथ अगर आप टेबल को फिल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, मतलब इसमें फिर बाद में ये आपको ये नहीं देखना होगा कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट क्या है, वो सब कुछ। नाउ अगेन आपके पास थर्ड नंबर पे ये वाला सेक्शन आ जाएगा, और इस सेक्शन के लिए आपके पास ये वाला लोड भी आ जाएगा, ये वाला लोड भी आ जाएगा। ये वाला सेक्शन अगर आप लेफ्ट से लिखते तो लेफ्ट से आपके पास यहाँ पे रिएक्शन आ जाता, मूवमेंट आ जाती, वो फाइंड करना होता। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, राइट से लिख रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से लिखेंगे रिएक्शन वगैरह फाइंड करने के बाद वो वाला सेक्शन ईजी हो जाएगा, लेकिन राइट से लिख रहे हैं। सो -30 इंटू x - 10, बिकॉज ओरिजिन इज सेम। आपके पास ये डिस्टेंस अब x हो गया, लेफ्ट वाला हमने माइनस करना होता है, मतलब दूसरे साइड वाला हमने माइनस करना होता है, इस केस में राइट वाला। सो फोर्स के इस तरफ ओरिजिन तक का डिस्टेंस 10 है, तो -30 इंटू x - 10, और आपके पास -20 इंटू x - 30, क्योंकि 20 से लेके ओरिजिन का डिस्टेंस आपके पास कितना है, 30, 10 ये और 20 ये, x - 30। तो डेट विल बी आवर लास्ट इक्वेशन। द मेंबर इज अगेन ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, ओरिजिन इज आल्सो द सेम, लिमिट इज फ्रॉम 30 to 40। अब ये लिमिट आपने याद रखनी है, ये वाला सेक्शन इसके इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 है, ये 10 है, तो इधर तक ऑलरेडी 30 हो गया, क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ओरिजिन इसे ले लें, मतलब आप इससे भी ओरिजिन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं डी कहता हूँ, इससे ओरिजिन ले लो, तो उस वक्त आपकी लिमिट 0 से लेकर 10 तक होगी, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए फिर ये प्लस में आएगा, उसके लिए आपको काफ़ी एनालिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो आप ओरिजिन सब कुछ सेम रख दें या मिनिमम एक साइड पर रखें तो आपके लिए ईजी रहेगा। सो इक्वेशन इज -30 into x - 10 into -20 into x - 30. That is our analysis for actual load. That is equation of moment. So now हमारे पास क्या करना है, हमने m1 पोजीशन पे इसको अप्लाई करना है, यूनिट लोड को अप्लाई करना है एट AR1 पोजीशन। तो उस वक्त जो फंक्शन जनरेट होंगे उनको हम m1 कहेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये वाला लोड अप्लाई कर दिया AR2 और उसको m1 कह दिया तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाएंगी। सो आपने ये वाला ध्यान रखना है। सेम सेक्शन रहेंगे, ये और ये, अब इसमें ये और ये सेम ही रहेंगे, तो आपके पास टेबल में एक ही जगह, यहाँ पे आपके पास एक ही लिखना होगा और टेबल में आपके पास 2 जगह पे आ जाएंगे। सो इस केस में आपके पास अगर आप राइट में देखें तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो BC लिमिट इज फ्रॉम 0 to 20, तो आपके पास इस केस में B से लेकर C तक या C से लेकर B तक ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन ये आपके पास क्या हो जाएगी, ओरिजिन। अब आपने ये नहीं करना कि इस केस में आप ओरिजिन डिफरेंट कर दें, ओरिजिन आपके पास सेम रहेगा। सो द ओरिजिन इज सेम, दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज 20। सो मूवमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होगा। सो 1 इंटू x - 20, आपने फोर्स से लेकर ओरिजिन का डिस्टेंस क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो 1 इंटू x - 20, तो ये x - 20 इस सेक्शन के लिए भी, इस सेक्शन के लिए भी क्या रहेगा, x - 20 ही रहेगा, x - 20 एंड x - 20। अगेन अब आपने क्या करना है, AR2 की जगह यूनिट लोड अप्लाई करना है। सो AR2 की जगह हमने 1 अप्लाई किया, तो ये आप 1 ही सेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आवर x डिस्टेंस, आवर ओरिजिन इज C, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो m2 विल बी इक्वल टू x। आप देखें तो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, 1 टाइम x विल बी इक्वल टू x। सो m2 विल बी x एट BC सेक्शन के लिए भी x है, AB के लिए भी x है, एंड AB के दूसरे पार्ट के लिए भी आपके पास ये क्या है, x है। जैसे ही आपने ये टेबल बना दिया तो ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% वर्क हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 4 हमारे पास है, हमने DRL मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सो DRL मैट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट में कि DRL मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करना है। सो DRL मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू m टाइम m1 डिवाइडेड बाई EI फ्रॉम लिमिट 0 to L, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
सो अगर मैं क्या करता हूँ, डी आर एल इक्वल टू डी आर एल वन डी आर एल टू। सो अगर मैं डी आर एल वन की बात करता हूँ तो डी आर एल वन आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, एम टाइम एम वन है, लेकिन सबसे पहले आपने लिमिट लिखनी है 0 to 20, दैट इज 0 to 20। व्हाट इज द एम? माइनस 0.75। आप क्या करते हैं, 1 बाई ई आई कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, माइनस 0.75 एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई 0 इंटू डी एक्स, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस M2 आपके पास ये 0 to 20 हो गया, देन आपके पास 20 से 30 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 10, और आपके पास M1 क्या है, x माइनस 20 टाइम डी एक्स, प्लस आपके पास उसके बाद आपके पास आ गया थर्ड वाला 30 से लेके 40 तक। व्हाट विल बी द m for this section? M for this section is x minus 10 and minus 20 into x minus 30. This is capital M for this section, and the what will be the small m, that will be equal to x minus 20 dx. अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो that will be our DRL1, and आपने डायरेक्टली ये क्या करनी है, इक्वेशन उसमें पुट करनी है कैलकुलेटर में, उससे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो आपने कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट की तो वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा -1566.67 ओवर ई आई। अब इन केस आपके पास ये वाला मेंबर का जो है वो आपके पास 2i होता, तो आपने इसके साथ क्या करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है या 1/2 के साथ डिवाइड करना है, लेकिन इस केस में नहीं है, ये आपके पास x, मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये भूल जाते हैं अगर ये, इसीलिए हमने यहाँ पे एक अलग इसके लिए एक रो बनाई हुई है जहाँ में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है कि अक्सर हम भूल जाते हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना। सो डेट विल बी DRL1। इसी प्रोसीजर से आपने क्या करना है, DRL2 फाइंड करना है। m की इक्वेशन सेम रहेगी, -0.75 एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपने ये वाला बस ये वाला कॉलम देखना है, m मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m, लिमिट 20 to 30 m मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m, -30 x माइनस 10 टाइम x आ जाएगा, एंड -30 इंटू एक्स माइनस 10 -20 इंटू एक्स माइनस 30 टाइम x आ जाएगा। ये इससे आपके पास DRL2 की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू -44666.67 ओवर ई आई। अगर आप एक्चुअल देखें तो आपके पास हमने जो वो सिलेक्ट किया था बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, और जब उस पर हमने एक्चुअल लोड लगाए थे, तो अगर आप DRL की डायरेक्शन देखें तो वो आपके पास क्या थी, डाउनवर्ड थी, उनका नेगेटिव आना जरूरी था, तो आपके पास ये कैलकुलेशन से ही नेगेटिव आ गए। अगर ये पॉजिटिव बनते हुए तो आपके पास कैलकुलेशन से ही पॉजिटिव आ जाएंगे, इसके लिए आपको नेगेटिव या पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं है अगर आप यूनिट लोड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो DRL मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, डेट इज़ 1 बाई ई आई, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, -1566.67 एंड -44666.67 ओवर ई आई, डेट विल बी ओवर DRL। ई आई तो हमने कॉमन लिया हुआ, डेट विल बी ओवर DRL मैट्रिक्स। नाउ द फिफ्थ नंबर विल बी टू फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। So flexibility matrix will be equal to F11, F22, F21 and F22। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, यूनिट लोड, जब हमने यूनिट लोड अप्लाई किया था उनकी इक्वेशंस के साथ है, क्योंकि अगर डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या है कि डिस्प्लेसमेंट काज बाय यूनिट लोड। सो अगर आप F11 की बात करें, मैं इसको सामने रख देता हूँ, F11 के लिए आपने क्या यूज़ करना है, F11 विल बी इक्वल टू M1 from 0 to L over EI time dx, that will be our F11। so इस केस में अगर आप बात करें तो F11 will be equal to, पहले वाला ले लेते हैं 0 to 1 by EI, हम कॉमन ले लेते हैं, एंड फर्स्ट लिमिट इज फ्रॉम 0 to 20। आपने लिमिट पुट करनी है 0 to 20 एंड M1 मल्टीप्लाई बाई M1, तो M1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम 0 का स्क्वायर लिख देते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है लेकिन हम जिस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं 0 का स्क्वायर लिखने से, प्लस अगेन आपके पास क्या है, लिमिट क्या है 20 से 30, और M1 की क्वेश्चन क्या है, x माइनस 20, तो M1 का x माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 20, तो x माइनस 20 होल स्क्वायर 1 बाई ई आई हमने कॉमन लिया हुआ है, प्लस 30 to 40 M1 की क्वेश्चन क्या है, x माइनस 20, सो x माइनस 20 होल स्क्वायर टाइम dx, तो डेट विल बी आवर F11। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। F12 किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सो F12 के लिए आपने क्या करना है, M1 मल्टीप्लाई बाई M2 डिवाइडेड बाई dx, सॉरी डिवाइडेड बाई ई आई टाइम
dx। सो जिस तरह हमने क्या किया था, f11 क्या था, m1 मल्टीप्लाई बाई m1, तो f12 आपके पास क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाई m2, यानी कि लिमिट्स आपके पास सेम रहेंगी 0 to 20, m1 इज 0 एंड m2 इज x, m1 मल्टीप्लाई बाई m2, 0 मल्टीप्लाई बाई x, 0 मल्टीप्लाई बाई x टाइम dx, और 1 बाई ई आई हमने क्या किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, दिस इज f12 या f21 कह देते हैं, प्लस लिमिट विल बी सेम 20 to 30, ये हमारे पास m1 है, m2 x माइनस 20 इंटू एक्स डी एक्स, प्लस लिमिट 30 to 40 x माइनस 20 इंटू एक्स टाइम डी एक्स। सो इसको कैलकुलेट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, f12 आ जाएगा। अगेन ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, f22 का आपके पास किसके बराबर होगा, m2 का स्क्वायर। सो आप वो डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 20 x स्क्वायर, या अगर आप ये देखें तो ये तीनों क्या है, सेम है, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर इंटीग्रेशन हो 0 से लेकर 10 तक, प्लस 10 से लेकर 20 तक, और प्लस 20 से लेके 30 तक, तो आपके पास इंटीग्रेशन, अगर ये फंक्शन बीच में सेम हो तो ये हमारे केस में सेम है, फंक्शन आपके पास x है, फंक्शन अगर सेम हो तब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 0 से लेके आप डायरेक्ट इसको 40 और ये वाला फंक्शन लिख सकते हैं। सो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर m2 मल्टीप्लाई बाई m2, दैट विल बी x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 40 एंड dx, तो दैट विल बी आवर f22। f11 अगर आप ये वाला ये जस्ट आपने इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करनी है, 266.67 ओवर ई आई। अगेन f12 विल बी इक्वल टू f21। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप x को x माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास सेम रहेगा 0.67 ओवर ई आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 21,333.33 ओवर ई आई। सो आपके पास स्टेप नंबर 5, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। 1 बाई ई आई हमने कॉमन ले लिया, डेट विज f11 आपके पास कितने हैं, 266.67, f12 आपके पास कितने हैं, 666.67, दिस इज 2 1, दिस इज 1 2, सॉरी दिस इज 2 1, दिस इज 1 2, आपके पास दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। f12 है तो आप इसको f21 कह सकते हैं, एंड दिस विल बी 21। सो आपके पास ऑलमोस्ट 80% तक कवर डन हो गया। आपने जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड देन AR फाइंड करना, आपके पास ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप होगा। सो फॉर AR नंबर 6 इज टू फाइंड AR। सो AR के लिए आपके पास क्या है, DRS विल बी इक्वल टू DRL प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टाइम AR। तो आपके पास जब सेटलमेंट नहीं है तो ये वाला आपके पास क्या है, 0 है। सो DRL इस तरफ आ जाएगा, F टाइम AR मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू माइनस टाइम DRL मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमने AR फाइंड करना है तो डेट विल बी इक्वल टू F इनवर्स ऑफ माइनस DRL मैट्रिक्स। सो आपके पास F मैट्रिक्स है ऑलरेडी, आपने जस्ट कैलकुलेटर पे जाना है, सिंपल कैलकुलेटर मैट्रिक्स मोड में जाना है, F मैट्रिक्स पुट करना है। यू डोंट नीड टू फाइंड F इनवर्स, जस्ट F मैट्रिक्स पुट करना है, DRL मैट्रिक्स पुट करना है, और कैलकुलेटर में आपने जिस F मैट्रिक्स को, अगर आपने लेट्स अज्यूम F मैट्रिक्स को क्या कहा है, मेट A कहा है, और DRL मैट्रिक्स को मेट B का है, तो जस्ट आपने पुट करना है मेट A इनवर्स माइनस टाइम मेट B, तो जस्ट आपके पास वहाँ से AR की वैल्यू आ जाएगी। सो हम कैलकुलेटर से जस्ट डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। कैलकुलेटर के लिए मैट्रिक्स में जाकर ये प्रोसीजर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हमारे केस में ये पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है, 29.28 एंड 11.78। आपके पास अगर आपने EI को देखने कि EI किधर गया, तो अगर आप देखें तो F इनवर्स के केस में EI क्या हो जाएगा, 1D। सो 1 बाई EI था, इसके साथ 1 बाई EI था, तो इस तरफ आ क्या हो जाएगा EI, और DRL के साथ क्या था, 1 बाई EI था, तो EI के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपने उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। F मैट्रिक्स के अंदर जो था ये वाला 266.67, और DRL मैट्रिक्स के लिए जो था वो थे 1 बाई EI को छोड़ के वो वाले आपने पुट करने, देन दिस विल बी द आवर AR। सो मेंबर एंड एक्शन के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं। सो इस वीडियो में हम जस्ट सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जनरल प्रोसीजर जो भी है, देन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इसमें हम जनरल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बिकॉज इसमें हम ऑलरेडी DRL DRS इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम मेंबर एंड एक्शन को थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच निकालेंगे। सो इसके लिए आपने जस्ट
दिस इज आवर 11.78 and this is 29.28, 1.5 K per feet over the span of 20 feet and 20 K. So now आपके पास दो अननोन है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, मूवमेंट है एंड वाई है। तो आपके पास 20 + 20 मल्टीप्लाई बाय 1/30, 30 + 20, आपके पास डाउनवर्ड 50 लग रहा है और अपवर्ड आपके पास कितना है -29.28 एंड -11.78। तो ये आपके पास किसके अपवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ये वाला। अगर आप इसको ए वाई कह दें तो ये आपके पास ए वाई के बराबर हो जाएगा। सो ए वाई 50 - 29.8 - 11.78, तो डेट विल बी 8.94। सो ये वाला रिएक्शन आपके पास आ जाएगा 8.94। सिमिलरली आप मूवमेंट निकाल सकते हैं। सो द एम विल बी इक्वल टू, मैं जस्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन, आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख कर लिखना है। 20 × 10 + 1.5 × 20, दैट इज 30 × 10 और 20, 30 एंड -29.28 × 20 -11.78 × 40। सो अगर आप मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट आपके पास आ जाएगी 43.2। ये डिटर्मिनेंट का एनालिसिस है, ये आप इजीली कर सकते हैं 43.2। नाउ इसके बाद आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, जो कि आई थिंक हमें कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, मूवमेंट है, रिएक्शन है, सब कुछ है, तो आप इससे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सेटलमेंट की बात करेंगे, DRS मैट्रिक्स की बात करेंगे, DRL डबल प्राइम मैट्रिक्स की बात करेंगे, और इसके अलावा हम मेंबर एंड एक्शन यानी कि ये वाले जो एक्शन है इनको थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच किस तरह फाइंड कर सकते हैं।